So class first year, this is the next point, means this is the next service of your chapter business services. This is called transportation, right? Chapter number 4, business studies. So transportation means, you know very well, I think so, you are in class first year now in intermediate, first year of intermediate, right? So transportation means when you just transform, or you can just change the location, place of the thing, means you transport it. जब आप किसी भी एक कमोडिटी का प्लेस लोकेशन चेंज करते हैं तो उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन ही जो है एक मीडियम हुआ जिसकी वजह से आज इतना बड़ा डेवलपमेंट आपके सामने दिख रहा है, और आगे भी हम इसी के बेसिस पर आगे तक चलते रहेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो अगर तो दुनिया जो है काफ़ी हद तक बंद कर रह जाएगी, ग्लोबल नहीं हो पाएगा कुछ भी, तो बिजनेस भी ग्लोबल नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन ही वो है जो रॉ मटेरियल को फैक्ट्रीज़ तक लेके आता है, प्रोडक्शन हाउसेस तक लेके आता है, और फिर उस प्रोडक्ट को जो फिनिश्ड गुड है, जो बन गया है, तैयार हो गया है, और यू मे से इट सेलेबल प्रोडक्ट, तो उसको मार्केट तक ले जाने वाला वो ट्रांसपोर्टेशन है। मीन्स रॉ मटेरियल को, ठीक है, मान लीजिए आप फर्नीचर का बिजनेस करते हैं तो आप फॉरेस्ट से वुड को लेके आते हैं, तो उसके लिए आपको ट्रक्स चाहिए, रेलवे चाहिए, बस ट्रक्स चाहिए, ठीक है। तो रोड बाय रोड आएगा या बाय जो है एयर, वो आपका प्रोडक्ट रॉ मटेरियल उठकर आपकी फैक्ट्री तक आने वाला है, राइट। फैक्ट्री में वो उसको मॉडिफाई किया जाएगा, मोल्डिंग की जाएगी, फिनिशिंग लाई जाएगी, तैयार किया जाएगा, मतलब कि बनाया जाएगा उसको, राइट। यहाँ से वो कंज्यूमर तक जाने के लिए, मींस मार्केट तक जाने के लिए भी एक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन इसलिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सर्विस हो जाती है कि अगर ये ना हो तो बीच के जो ये गैप्स हैं इनको फिल कौन करेगा, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन एक चेन का काम कर रहा है, मतलब कि रॉ मटेरियल को फैक्ट्री साइट तक लाने, फैक्ट्री साइट से उसे मार्केट तक पहुंचाने, मार्केट से कंज्यूमर के घर तक पहुंचाने का जो काम है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है, राइट। तो पूरी दुनिया में या तो सीवेज हैं, आप जाइए, ठीक है, या फिर रोडवेज़ हैं, रोडवेज़ में रेलवेज़, या फिर आप रोड का यूज़ करते हैं, उसमें बसेस, ट्रक्स और लॉरीज़ आती हैं। फिर एयरवेज़ हैं, आप बाय प्लेन जाते हैं, या फिर पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्रोडक्ट्स को, ओके। तो दिस इज़ द ट्रांसपोर्टेशन। ये एक और सर्विस है, इम्पॉर्टेंट है, जो एक लिंक का काम करती है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इज़ द प्रिंसिपल सर्विस विच मेक्स अवेलेबल गुड्स प्रोड्यूस्ड एट द प्रोडक्शन सेंटर्स टू कंज्यूमर्स एट द पॉइंट ऑफ कंजप्शन, राइट। इज इट डन? नेक्स्ट नंबर, वेयर हाउसिंग। ठीक है, अब आपने प्रोडक्ट बना लिया है, आपका प्रोडक्ट बन के तैयार है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपका प्रोडक्ट जब फैक्ट्री में वो फिनिश्ड मीन्स बन गया है, पूरी तरह से तैयार है, सेलेबल है, बेचे जाने के लिए तैयार है, तभी वो मार्केट पहुंच जाएगा। आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। कंपनीज जो हैं एक सीज़न में, जैसे अभी समर सीज़न चल रहा है, ठीक है, तो कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो विंटर्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाती होंगी, तो क्या वो बंद हो गई होंगी पूरी तरह से? नहीं ना, उनका प्रोडक्शन चल रहा होगा, वो धीरे धीरे प्रोडक्ट्स को बना रही होंगी और उन्हें वेयर हाउसिंग में भेज रही होंगी। या जैसे टेक्सटाइल है, क्लोथिंग बिजनेस है, मशीनरीज़ का बिजनेस है ना, या और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, वो तुरंत ही मार्केट नहीं चले जाते हैं, उनको एक जगह चाहिए होती है कि वो उसको तैयार करके रख सकें एक प्लेस पर जो सिक्योर हो, सेफ़ हो और प्रोटेक्टिव हो,
प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट पैरिशेबल होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं टाइम के हिसाब से, या उनको ख़राब होने का डर होता है मॉइस्चर की वजह से, या किसी और बहुत सारे जो अलग अलग सब्जेक्टिव मैटर्स हैं, किसी भी एक मटेरियल पर पड़ने वाले इफ़ेक्ट्स हैं वेदर के, एटमॉस्फेयर के, उनसे सबसे बचने के लिए आपको एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को सेफली रख सकते हो। तो वो सेफली रखने वाली जो जगह है दैट इज़ कॉल्ड वेयर हाउस। ठीक है, तो प्रोडक्ट जब बना है तभी के तभी नहीं बिक जाएगा, आपको उसको स्टोर करके रखना पड़ सकता है। तो कंपनीज जो हैं वो स्टोर हाउसेज या तो अपने खुद के बना लेती हैं, माने वेयर हाउसिंग उनकी खुद की होती है, वरना तो हम दूसरे वेयर हाउसिंग को यूज़ कर लेते हैं। अब जनरली ऐसा हो रहा है कि कुछ बहुत सारे लोग हैं जो इस बिज़नेस में आ गए हैं और उन्होंने जिनके पास ज़मीनें थी तो उन्होंने अपने वेयर हाउसेज बना के खड़े कर दिए। उनका मेन काम ही यही हो गया, मीन्स उनका बिजनेस ही क्या है कि उनका वेयर हाउस है, वो वेयर हाउस ऑनर हैं। अब वेयर हाउस ऑनर क्या काम कर रहे हैं कि वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो अब उनके प्रोडक्ट्स जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अपने यहाँ पर प्रोटेक्टिव वे में रखवा लेते हैं उसके रेंट पर। ठीक है, और जब भी मार्केट में डिमांड होती है या कंपनी ऑर्डर करती है कि इतने यूनिट्स को, इतना प्रोडक्ट को आप जो है ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, तो ये वेयर हाउसेस उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करा देते हैं। ठीक है, वो लॉजिस्टिक्स काम कर लेते हैं उसमें। तो ये एक और मिडिल टर्म है ट्रांसपोर्टेशन का। फिनिश गुड हो गया है, तैयार है, ठीक है, या रॉ मटेरियल ही है, उसको ही वेयर हाउसिंग में रखना है। ठीक है, कंपनी को जब जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको वहाँ से निकाल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती रहेगी, ऐसा भी हो सकता है। तो वेयर हाउसिंग सभी दोनों जगह पर काम करती है। ठीक है, मीन्स प्रोडक्ट के बनने से पहले उसे स्टोर करना है, प्रोडक्ट के बनने के बाद उसको स्टोर करके रखना है, मार्केट डिमांड पर आगे भेजना है, ये सारा काम किसका है? वेयर हाउसिंग का। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज होल्डिंग और preservation of goods from the time of their production, ठीक है, और purchase you until their consumption और sale, ठीक, वो तब तक उसको संभाल के रखेंगे। A warehouse is an establishment for the storage of goods. Warehousing creates time utility. Then टाइम यूटिलिटी को बनाने वाला वेयर हाउसिंग ही है। बिल्कुल ठीक बात है, आपको मीनिंग क्लियर हो गया वेयर हाउसिंग क्या काम करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं आगे इसके टाइप्स को। राइट, टाइप नंबर 1 में आते हैं प्राइवेट वेयर हाउसेस। प्राइवेट वेयर हाउसेस कंपनीज अपने खुद के वेयर हाउसेस को अफोर्ड कर सकती हैं। जिन कंपनीज़ के पास काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट है तो वो अपने ही वेयर हाउसेस बना लेते हैं, या फिर 2 या 4 बिजनेसमैन या प्राइवेट कंपनीज मिलकर अपने वेयर हाउस बना देती हैं। तो दीज आर ओन बाय लार्ज बिजनेस हाउसेस फॉर द स्टोरेज ऑफ देयर ओन रॉ मटेरियल्स, राइट, एंड फिनिश गुड्स। मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स एंड लार्ज रिटेलर्स मेंटेन सच वेयर हाउसेस। राइट, मैन्युफैक्चरर बनाते हैं इनको, होलसेलर जो होते हैं वो भी अपने लिए वेयर हाउस बना सकते हैं, और जो लार्ज रिटेलर्स रिटेल में बिजनेस करते हैं वो भी वेयर हाउसेज ऐसे बना लेते हैं। ये प्राइवेटली काम कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर ओन्ड बाय लार्ज बिजनेस हाउसेज। ओके, नेक्स्ट नंबर आता है नंबर 2 पे पब्लिक। वो प्राइवेट था तो ये पब्लिक है। पब्लिक मतलब कि ड्यूटी पेड होती है। ठीक, दीज वेयर हाउसेज आर ऑल्सो नोन एज ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज। तो these are owned and managed by some agencies। किन से मैनेज होते हैं, कंट्रोल होते हैं? एजेंसीज से। whose main occupation is to provide storage space against the payment of certain fees। मीन्स आप फीस दीजिए, एक सर्टन फीस होती है और आप अपने प्रोडक्ट को वहीं यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं। ये पब्लिक वेयर हाउसेज हैं। राइट, कुछ एजेंसीज इनको चलाती हैं। राइट, नेक्स्ट नंबर आता है बॉन्डेड। बॉन्डेड में कस्टम के लिए काम होता है जनरली। ठीक है, दीज वेयर हाउसेज आर यूज टू कीप द इम्पोर्टेड गुड्स बिफोर द पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़।
इंपोर्ट ड्यूटीज़ के देने से पहले प्रोडक्ट गवर्नमेंट के ऐसे बॉन्डेड वेयर हाउसेज में रखा होता है। आपने सपोज़ करो जापान से टीवी मंगाए हैं, टेलीविज़न ट्यूब्स मंगाई हैं, है ना। सबसे अच्छी जो ट्यूब बनाता है वो जापान में ही बनती है, जो पिक्चर ट्यूब होती है, टेलीविज़न जिसको आप देखते हैं, ठीक है, स्क्रीन। तो वो आपने मंगाया है, ठीक है। वो उसके मान लीजिए आपने 100,000 पीसेस मंगाए हैं, फिर आप उनको यहाँ पर असेंबल करवाते हैं। तो आपने मंगाया है, अब उस पर इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज होनी है। इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज होने से पहले वो शिप या जो प्लेन में जहाँ से भी आए थे वहाँ से अनलोडेड होने के बाद बॉन्डेड वेयर हाउसेज में रखे जाएंगे। जब आप उनकी इंपोर्ट ड्यूटी दे देंगे तब आप यहाँ से उन्हें ले जा सकते होंगे। ऐसे वेयर हाउसेज बॉन्डेड वेयर हाउसेज कहलाते हैं, जो सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स को ही स्टोर करते हैं, राइट। नंबर 4 आता है कोऑपरेटिव वेयर हाउसिंग। अब कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो अपने लिए खुद के लिए जो है वो वेयर हाउसिंग करवाती हैं। इसी मेनली जो है ग्रेन और सीड्स के लिए होता है, और जो एग्रीकल्चरस फील्ड्स में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम कर रही हैं वो ऐसा करती हैं। द स्टोरेज फैसिलिटी इन कोऑपरेटिव सेक्टर आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय कोऑपरेटिव अंडरटेकिंग्स। कोऑपरेटिव अंडरटेकिंग्स ये गवर्नमेंटल, सेमी गवर्नमेंटल और द इन अ प्राइवेट वे इट में बी, तो कोऑपरेटिव वेयर हाउसिंग होती हैं, राइट। नंबर 4। नंबर 5 पे आता है गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। गवर्नमेंट वेयर हाउसेस में अगर आप नाम लें तो सीधे सबसे पहले नाम आता है FCI का, मीन्स फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्टेट लेवल पर भी बहुत सारे वेयर हाउसिंग होती हैं, जिसमें शुगर, जैसे नॉर्थ इंडिया का मेन प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर शुगर के लिए वेयर हाउसिंग गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट भी कराती है। तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव आल्सो कंस्ट्रक्टेड मैनी वेयर हाउसेज फॉर द यूज़ ऑफ इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस अंडरटेकिंग्स इन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के लिए जितने भी जो काम होते हैं, ठीक है, जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, या जो ये पूरा वेजिटेबल मार्केट है, ग्रेन्स का मार्केट है, सीड्स का मार्केट है, तो इन सब के लिए वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करने का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑनरशिप, अपने मैनेजमेंट में प्रोवाइड करा देते हैं, राइट। सो नेक्स्ट नंबर आता है 6, द लास्ट नंबर, ओके 5, हाँ यस, दीज आर द टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग, राइट। अब नेक्स्ट आता है फंक्शंस। इसके फंक्शंस क्या क्या करते हैं, मीन्स वेयर हाउसिंग काम कैसे करती है। अब ये वैसे तो उन वेयर हाउसिंग जो मैनेजर्स हैं और ऑनर्स हैं उन पर डिपेंड करता है कि उनकी क्या पॉलिसी है, वो कैसे प्रोडक्ट को प्रिजर्व और सिक्योर रख सकते हैं, कितने टाइम के लिए रख सकते हैं, वो उनकी अपनी समझ होती है, क्योंकि उनको सर्विस प्रोवाइड करानी है, मीन्स किसी दूसरे का प्रोडक्ट अपने पास रखना है। अब अपने पास रखना है तो उसको आपको जैसा लिया है बिल्कुल वैसा ही देना होता है। तो उसमें टेम्परेचर, थेफ्ट, मॉइस्चर, वेदर चेंजेस, इन सभी का जो है ख्याल रखना होता है। और दूसरा है कि उसको डिलीवर भी करना है, आप ही करेंगे डिलीवर, आपने ही जो है उसको स्टोर किया था तो डिलीवर भी आप करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो कुछ फंक्शंस को अडॉप्ट करते हैं कि आप प्रोडक्ट को कैसे रख पाएंगे। नंबर 1 पे आता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेट मीन्स टुगेदरिंग, मीन्स गैदर होना, इकट्ठा किया जाना। तो इसमें जनरली ये होता है कि जब एक ही प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनीज से, जो प्लांट हैं उसके अलग अलग, उनसे आता है, तो एक ही कंपनी का प्रोडक्ट अलग अलग प्लांट से आता है, तो वो उनको कंसोलिडेट करा देते हैं, ठीक है। इन इट द वेयर हाउस रिसीव्स एंड कंसोलिडेट गुड्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्शन प्लांट्स, ठीक है। तो अब ऐसा होगा ना, देखो जैसे कि एक वेयर हाउस है तो वहाँ पर अगर उन्होंने कुछ एक प्रोडक्ट के लिए ही वेयर हाउस बनाया है, या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए भी बनते हैं, जैसे जो FMCG प्रोडक्ट्स हैं, फास्ट कंज्यूमिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मीन्स जो ईटेबल प्रोडक्ट हैं, पैकेट फूड, क्या पैकेट फूड, तो पैकेट फूड जो होता है, तो पैकेट फूड को
स्टोर करने के लिए आपको टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। तो ऐसे वेयर हाउस जो हैं वो स्पेशल होते हैं, अलग से बनाए जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे वेयर हाउस है तो उसमें बटर आना है, ठीक है, अलग अलग कंपनीज़ का बटर है। तो बटर का एक सेक्शन होगा, एक फ्रिज जो पोर्शन होगा, फ्रिज बना हुआ होगा, बहुत बड़ा वाला फ्रिज, ठीक है, पूरे पूरे रूम जो फ्रिज हैं वो, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स हैं मतलब कि। तो उसमें कि अमूल का ये सेक्शन है, पराग का ये सेक्शन है, ब्रिटानिया का ये वाला सेक्शन है, और ये न्यूट्रीलाइट का ये वाला सेक्शन है दूसरा, मतलब है वो एक ही, एक पूरा का पूरा मान लीजिए एक कमरा है, उसके अंदर रैक्स हैं। तो उन्होंने सबसे प्रोडक्ट लिया और फिर उन रैक्स में भर दिया, कंसोलिडेट कर दिया उसको, ठीक है। ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, प्लांट ए से मिला, प्लांट बी से भी मिला, प्लांट सी से भी मिला, कंसोलिडेशन वेयर हाउस में गया और उन्होंने A/B/C कर दिया उसको, राइट। वो अपने जैसे उनको कन्वीनियंट लगेगा, किसको, वेयर हाउस ऑनर को, उसके मैनेजर्स को कन्वीनियंट लगेगा, वो वैसे प्रोडक्ट को अपने यहाँ प्रिजर्व रख लेंगे, ठीक है। आपका तो ये है कि आपने वहाँ पे छोड़ दिया, दूसरा जब आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले लेते हैं, आपको वैसा ही मिलेगा, बाकी वो जाने, ठीक है। अब इतना ही नहीं है, बहुत सारे और भी काम करता है वेयर हाउस, वो आप आगे देखते हैं, चलिए क्या क्या करता है। तो नंबर 2 पे आता है ब्रेक इन बल्क। ब्रेक इन बल्क का मतलब हुआ कि दे डिवाइड द बल्क क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लांट्स इनटू स्मॉलर क्वांटिटीज़, ठीक है। जैसे प्लांट ए ने एक प्रोडक्ट ए कस्टमर्स के लिए भेजा आपने, ठीक है, एक प्रोडक्ट ए है कोई, ठीक है, और 3 कस्टमर हैं उसके, X, Y और Z। तो उसने पूरा का पूरा जो बल्क में प्रोडक्ट आया, ठीक है, वो ले लिया और फिर अपने यहाँ पर ही पोर्शन कर दिए उसके, कि इतना X का, इतना Y का और इतना Z का जाना है। बात समझ में आ गई? ए से तो ले लिया पूरा, और फिर उसके साथ डिटेल भी मिली होगी कि X के लिए प्रोडक्ट इतना सेंड होना है, Y के लिए इतना सेंड होना है, Z के लिए इतना सेंड होना है। तो उन्होंने अपने यहाँ पर ही ये जो है वो डिवीज़न बना दिए, जिससे कि उन्हें प्रॉब्लम ना पड़े जब यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन आगे के लिए हो, ठीक है, मतलब यहाँ से जब डिस्पैच होगा प्रोडक्ट, ठीक। तो डिस्पैचिंग के लिए वो ये काम आसानी से कर पाते हैं, ब्रेक इन बल्क, ओके। नेक्स्ट नंबर आता है एक और फंक्शन, ये है स्टोरेज ऑफ गुड्स। ये तो नॉर्मल सी बात है, यही तो कर रहे हैं वेयर हाउसिंग, मगर ये फंक्शन है कि दे स्टोर सीजनल गुड्स और मटेरियल्स, ठीक है। जिसके बाद अभी कर रहे थे हम, जो पैरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, FMCG के प्रोडक्ट्स हैं, जो जल्दी ख़राब हो सकते हैं, जिनकी एक एक्सपायरी होती है, जो मेल्ट हो सकते हैं, जो एक्सपायर हो सकते हैं, जो मॉइस्चर की वजह से या एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से उनके टेस्ट में कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं, ठीक है, ईटेबल या पैकेट फूड जो हैं, तो उनको वो उसी अकॉर्डेंस पे सेव रखते हैं। और सीजनल प्रोडक्ट्स को, कि जैसे कि अब ये प्रोडक्ट है और नेक्स्ट सीज़न में यूज़ होना है, ठीक है। जैसे अभी बात कर रहे थे कि अभी समर चल रहा है, तो विंटर्स में जो प्रोडक्ट यूज़ होने हैं, ठीक है, तो उनको प्रोडक्शन में डाल दिया गया होगा, धीरे धीरे बन रहे होंगे और वेयर हाउस में अपने टेम्परेचर पे स्टोर किए जा रहे होंगे, वो वैसे ही बने रहेंगे, है ना। वेजिटेबल्स भी मिल जाती हैं ना, वो भी तो सब वेयर हाउसिंग की हैं, स्टोर की आती हैं, कोल्ड स्टोर, कोल्ड स्टोर कहते हैं, राइट। तो ये मतलब होता है, चलो ओके। तो स्टोरिंग इस तरह से पूरी हो जाती है। नेक्स्ट नंबर आता है नंबर 4, दैट इज़ वैल्यू एडेड सर्विसेज। वैल्यू एडेड सर्विसेज में वेयर हाउसिंग काफ़ी अच्छा फंक्शन जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, होता है एक तरीके से, क्योंकि बहुत सारे अब वेयर हाउसिंग इस चीज़ पर भी आ गई है कि वो निटिंग, डी निटिंग, लेबलिंग, बार कोडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग एंड ऑल टाइप ऑफ रिजर्व लॉजिस्टिक्स, हर तरीके की सर्विस दे रहे हैं। आप उनके पास प्रोडक्ट छोड़ के जाइए, ठीक है, फिर वो उस प्रोडक्ट को वैल्यू एडेड सर्विसेज, मतलब कि आगे भी उसको और ज़्यादा वो जैसा आपको डिमांडेड है वो कस्टमर तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेंगे,
मतलब वो ग्रेडिंग करेंगे, वो पैकेजिंग करेंगे, लेवलिंग भी करेंगे, वेयर हाउसिंग कर रहे हैं ये काम। ये बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है वेयर हाउस। ये बहुत अच्छा फंक्शन है उसका कि वो नीटिंग करता है, डी नीटिंग भी कर सकता है, लेवलिंग करेगा, प्रोडक्ट को लेवल लगाएगा, बार कोडिंग भी देगा, ठीक है, सॉर्टिंग भी करेगा, कौन सा पहले कौन सा नया, है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो एक प्रोसेस होता है, या और भी बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं वो यूज़ करता है वेयर हाउस। तो ये वैल्यू एडेड सर्विस होती है इसकी, राइट। नेक्स्ट नंबर पे आता है नंबर 5, दैट इज़ प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबलाइजेशन का मतलब हुआ कि आपका प्रोडक्ट आपने स्टोर करवाया था, ठीक है, प्रोडक्ट को स्टोर कराने के बाद उसके वेयर हाउसिंग का ख़र्चा उसमें जोड़ा जाना चाहिए। जो वेयर हाउसिंग में रखा गया तो कंपनी उस चीज़ को भी तो ध्यान में रखेंगी। तो वेयर हाउसिंग इस चीज़ को, इसके प्राइस को स्टेबल रखने में काफ़ी हेल्प करता है। उसका फंक्शन खुद का ये है कि वो ऐसा करे जिससे कि आगे वाले प्राइजेस पर इफ़ेक्ट ना पड़े। तो बाय एडजस्टिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स विद द डिमांड सिचुएशन, जितनी डिमांड है उतने ही सप्लाई करके वेयर हाउसिंग परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टेबलाइजिंग प्राइजेस, ठीक है। प्राइजेस को स्टेबल रखने में वेयर हाउस इस तरह से काम कर रहा होता है, राइट। सो द लास्ट वन इज़ दैट फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब हुआ कि वेयर हाउस ऑनर्स एडवांस मनी टू द ऑनर्स, warehouse owners advance money to the owners on security of goods, right, and further supply goods on credit terms to the customers। उनसे पैसा पहले ले लेते हैं ऑनर्स से और कस्टमर्स को क्रेडिट टर्म्स पे वो प्रोडक्ट को आगे सप्लाई करा देते हैं, जिससे जो है फाइनेंसिंग की जो एक प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक रिकवर की जा पा रही है। और किसकी वजह से हो रहा है? वेयर हाउसिंग की वजह से। तो वेयर हाउसिंग इतने फंक्शंस करता है और इतने टाइप का होता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है आपका सिक्योर और आपको टाइम पर प्रोडक्ट मिल जाता है। जो पहली बार में बात हुई थी कि टाइम ऑफ यूटिलिटी की जो बात है वो वेयर हाउसिंग की वजह से पॉसिबल हो पाती है, राइट। सो दिस इज़ डन from my side, and the chapter number 4 business services is over, and if you have any doubts so you can comment me, and और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे प्रमोशन मिलता है तो आगे और ज़्यादा आपकी हेल्पफुल वीडियोस जो हैं आप तक पहुंच पाती हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।